नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अपेक्षाकृत फ्लैट बने हुए हैं। महत्वपूर्ण घटनाओं और घोषणाओं की कमी के कारण दोनों तरफ से सफलता बहुत कम या कोई नहीं मिली है। लगभग एक महीने से कीमतों में असामान्य उतार चढ़ाव हो रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन नैरो रेंज में फंस गई है और कीमतें एक दिन में मुश्किल से 1% बढ़ रही हैं, जो हाईली वॉलेटाइल एसेट के लिए बहुत असामान्य है। हाल ही में BTC पिछले 24 घंटों में 0.12% की गिरावट के साथ $29,007.5 के करीब ट्रेड कर रहा था। BTC पिछले 2 हफ्तों में मुश्किल से $29,000 से $29,500 के स्तर से बाहर निकला है और आउटसाइड इवेंट से प्रतिरक्षित रहा है, जो आमतौर पर कीमतों को प्रभावित करेगा और इसकी एसेट्स पर असर डालेगा। मार्केट वैल्यू में दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो ईथर में भी इसी तरह का पैटर्न दिखा। हाल ही में ये 0.48% की गिरावट के साथ $1,826.5 पर ट्रेड कर रहा था। कर्व एक्सप्लॉइट के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को संभवतः अन्य ऑल्ट कॉइन्स के लिक्विडेशन प्रेशर का खामियाजा भुगतना पड़ा है। पॉपुलर मीम कॉइन डोज XRP के नेतृत्व में अन्य क्रिप्टो अपने नीचे की ओर स्पाइरल बने हुए हैं, जबकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेटफॉर्म कार्डानो, सोलाना और पॉलीगॉन के टोकन्स ADA, सोल और मैटिक गति हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.14% घटकर $1.16 ट्रिलियन हो गई। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 2.53% बढ़कर $20.68 बिलियन हो गई। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.19 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $18.98 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर वॉल्यूम का क्रमशः 10.61% और 91.79% को रिप्रेजेंट करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.05% बढ़कर 48.65% हो गया। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.1% कम होकर 38,290 पर आ गया। इस बीच मायामी के मेयर फ्रांसिस सोराज ने घोषणा की कि वे आधिकारिक तौर पर अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन डोनेशंस के लिए बिटकॉइन स्वीकार कर रहे हैं। अन्य समाचारों में इलिया लिशनस्टाइन ने 2016 के बिटफिनिक्स हमले के दौरान चुराए गए $4.5 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन को वैध बनाने की बात स्वीकार की। उनकी वाइफ हेदर मॉर्गन ने भी अपराध स्वीकार कर लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी का दावा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भारत के फिनटेक इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट और RBI को CBDC ट्रांजैक्शंस को ऑफलाइन सक्षम बनाने, डिजिटल करेंसी डुप्लीकेशन, डबल पेमेंट्स को रोकने जैसी टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस से निपटने में मदद करने के कई मौके देगी। ये इकोनॉमिक सर्वे 2023 में डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के विस्तार में CBDC की भूमिका पर जोर देने के ठीक एक हफ्ते बाद आया है। RBI फिनटेक इनोवेटर्स को अपने सॉल्यूशंस शोकेस करने की अनुमति देने के लिए सैंडबॉक्सेस और हैकाथॉन्स की भी मेजबानी करेगा। भारत फिनटेक समिट 2023 में RBI के जनरल मैनेजर अनुज रंजन ने भारत में फिनटेक की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। बैंक वर्तमान में पेमेंट्स के लिए डिजिटल करेंसी के साथ सिंक होने वाले वॉलेट प्रदान करते हैं। फिनटेक भारत में मोबाइल फोन के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है। रंजन ने सुझाव दिया कि फिनटेक को नॉन इंटरनेट यूजर्स के लिए ऑफलाइन ट्रांजैक्शन सर्विसेज डेवलप करनी चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। उन्होंने डिजिटल करेंसी के डुप्लीकेशन, डबल पेमेंट्स रिस्क और डिजिटल करेंसी के यूज केसेस और प्रोग्रामेबिलिटी में नए इनोवेशंस जैसी चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। एमटेक, एक अफ्रीकन सेंट्रल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर ने डिजिटल करेंसीज का उपयोग करके सॉल्यूशंस और बिजनेस मॉडल्स का पता लगाने के लिए फिनटेक्स और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इनोवेशन किट लॉन्च की है। न्यूयॉर्क स्थित कंपनी एमटेक ने अपने CBDC स्टैक और रेगटेक सॉल्यूशन विकसित करने के लिए मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया से $4 मिलियन की सीड इन्वेस्टमेंट हासिल की। इस राउंड में BTN.VC, वेस्टेड वर्ल्ड, इक्विटी अलायंस, लॉफ्टी इनकॉर्पोरेशन कैपिटल, लेवल अप वेंचर्स और कोलाइट कैपिटल जैसे इन्वेस्टर्स शामिल हैं, जो एमटेक के पिछले इन्वेस्टर्स न्यूमिस वेंचर्स, ऑक्टेरा कैपिटल और 500 ग्लोबल में शामिल हो गए हैं। एमटेक का टोटल इन्वेस्टमेंट अब $10 मिलियन है, जिसमें $4 मिलियन प्री सीड और $2 मिलियन का विस्तार शामिल है। एमटेक की CBDC इनोवेशन किट, जिसका जुलाई में अनावरण किया गया, मार्च में एक प्लेटफॉर्म के इनिशियल डिप्लॉयमेंट के बाद है। डिजिटल रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म में फिनटेक के लिए एक इनोवेटर सेंटर शामिल है, जो प्री मार्केटिंग टेस्टिंग और प्री मार्केट टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन को सक्षम बनाता है। डिजिटल डॉलर प्रोजेक्ट ने वेस्टर्न यूनियन, फिलीपींस में BDO, यूनिबैंक और एक्सेंचर के कोलैबोरेशन से एक पायलट स्टडी पूरी की, जो अमेरिका में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का समर्थन करता है।
यूएस बेस्ड कस्टमर्स से पेमेंट्स रिसीव करने वाले लाखों ग्लोबल फैमिली मेंबर्स के लिए रिटेल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्लोबल पेमेंट्स कंपनी के साथ एक पायलट स्टडी ने क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी एक्सचेंज का उपयोग करने के लाभों का मूल्यांकन किया। पार्टिसिपेंट्स ने फिलीपीन पीसोस के लिए डिजिटल डॉलर्स के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सिमुलेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक प्लेटफॉर्म डिजाइन और कॉन्फ़िगर किया। निष्कर्ष डिजिटल डॉलर प्रोजेक्ट के व्हाइट पेपर रिटेल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस पेमेंट्स में पब्लिश किए गए हैं। वेस्टर्न यूनियन डिजिटल मनी ट्रांसफर के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम को लागू करके कंज्यूमर डिमांड को अपना रहा है। फेडरल रिजर्व द्वारा जारी और समर्थित एक यूएस सीबीडीसी व्यक्तियों और परिवारों के लिए एक सिक्योर और रिलायबल डिजिटल मनी ट्रांसफर प्रदान कर सकता है। की बेनिफिट्स में कम जोखिम, ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट, बेहतर कंज्यूमर एक्सपीरियंस और बेहतर विजिबिलिटी शामिल है। इस इनोवेटिव अप्रोच का उद्देश्य डिजिटल मनी ट्रांसफर की बढ़ती मांग को पूरा करना है। सितंबर 2020 में माइक्रोस्ट्रैटेजी और माइकल सेलर द्वारा बिटकॉइन स्टैंडर्ड को अपनाने के बाद से बीटीसी और एमएसटीआर की कीमतें किसी भी अन्य एसेट क्लास की तुलना में अधिक बढ़ गई हैं। बॉन्ड्स, कमोडिटीज और इक्विटी इंडाइसेस सभी ने डिजिटल गोल्ड और सबसे बड़ी ग्लोबल बिटकॉइन होल्डिंग्स वाली कंपनी के स्टॉक की तुलना में कम रिटर्न्स दिए हैं। सितंबर 2020 से बीटीसी और माइक्रोस्ट्रैटेजी स्टॉक्स की कीमतें स्टॉक इंडाइसेस, बॉन्ड्स और कमोडिटीज से अधिक बढ़ गई हैं। क्रिप्टो करेंसी के लिए 145% और कंपनी के स्टॉक के लिए 254% के रिटर्न्स के साथ दोनों एसेट्स पिछले 3 सालों से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली एसेट्स के रूप में जाने जाने लगी हैं। ये उपलब्धि उस मार्केट एक्सपेंशन से संभव हुई है हमने साल की शुरुआत से देखा है। 1 जनवरी 2023 से बिटकॉइन में 75.48% की वृद्धि हुई है, जबकि माइक्रोस्ट्रैटेजी में 168.87% की वृद्धि हुई है। सातोशी के मामले में माइक्रोस्ट्रैटेजी दुनिया की लीडिंग कंपनी है, जिसके फाउंडर माइकल सेलर के पास 152,800 बिटकॉइंस हैं, जो $4.57 बिलियन के बराबर हैं। क्रिप्टो डेटा कंपनी नैनसेन के अनुसार इथेरियम राइवल अवलांच के लिए 2023 के सेकेंड क्वार्टर में ऑन चेन एक्टिविटी में वृद्धि हुई है। सेकेंड क्वार्टर के दौरान प्रोजेक्ट के डिफॉल्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन अवलांच की सी चेन पर प्रतिदिन 200,000 से 500,000 ट्रांजैक्शंस किए गए। एनालिटिक्स कंपनी के अनुसार फिगर्स क्वार्टर 1 की तुलना में लगभग दुगने डेली ट्रांजैक्शंस दर्शाते हैं। डेटा कंपनी का ये भी मानना है कि अवलांच के डेली एक्टिव एड्रेसेस की संख्या क्वार्टर 2 में लगातार बढ़ी है, जो 14 जून को 117,304 पर पहुंच गई। क्वार्टर 2 की ऑन चेन एक्टिविटी सर्ज ने एवेक्स की कीमतों को प्रभावित नहीं किया। जून के अंत में $17.79 से 27% गिरकर $13.02 हो गई। डीफी लामा ने 30 जून को अवलांच के टोटल वैल्यू लॉक्स में 20% की कमी के साथ $867 मिलियन से $693.94 मिलियन की कमी दर्ज की। टीवीएल, जो नेटवर्क में लॉक्ड कोलैटरल को एसेट करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निर्धारित की जाती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के भीतर रखी गई टोटल कैपिटल को दर्शाता है। इथेरियम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लिए यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में एप्लीकेशंस बढ़ गई हैं। वर्तमान में 12 एप्लीकेशंस हैं, जिनमें एक वेल नोन फंड मैनेजर प्रोशेयर्स ने नवीनतम एप्लीकेशन जोड़ा है। एक डुअल ईथर और बिटकॉइन फ्यूचर स्ट्रैटेजी ईटीएफ, एक ईथर स्ट्रैटेजी ईटीएफ और एक शॉर्ट ईथर स्ट्रैटेजी ईटीएफ ईथर बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लिए प्लेटफॉर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए एप्लीकेशन में से एक है। इस साल 28 जुलाई को वोलेटिलिटी शेयर्स द्वारा अपना एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एप्लीकेशंस में हाल ही में बढ़ोतरी शुरू हुई। तब से एडिशनल एसेट मैनेजमेंट फर्म्स ने प्रस्तुत किया है। कुछ प्रोशेयर्स राउंड हिल फाइनेंशियल, बिटवाइस, वैनिक और ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स सहित कई एप्लीकेशंस ला रहे हैं। प्रोशेयर्स ने मार्केट परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के उद्देश्य से ईथर और बिटकॉइन कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉन्ग पोजीशंस को मेजर करने वाले इक्वल वेट ईटीएफ के लिए एक एप्लीकेशन फाइल किया है। सीसी डेटा द्वारा कंपाइल डेटा के अनुसार साउथ कोरियन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज अपबिट ने जुलाई में पहली बार ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में कॉइनबेस और ओकेएक्स को पीछे छोड़ दिया। दो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कॉइनबेस और ओकेएक्स दोनों ने जुलाई में ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट का अनुभव किया। कॉइनबेस में 11.6% की गिरावट के साथ $28.6 बिलियन और ओकेएक्स में 5.8% की गिरावट के साथ $29 बिलियन की गिरावट देखी गई। हाल के मार्केट मूवमेंट ने अपबिट को बाइनेंस के बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी एक्सचेंज के रूप में स्थान दिया है। कॉइनबेस पहले दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज था। साउथ कोरियन एक्सचेंज बिथम और कॉइन वन ने भी जुलाई के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि का अनुभव किया।
लीडिंग एक्सचेंज के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के बावजूद बाइनेंस का मार्केट शेयर लगातार 5 महीनों तक गिर गया है, जो 40.4% तक पहुंच गया है, जो अगस्त 2022 के बाद से इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है। बाइनेंस की मार्केट शेयर का नुकसान क्रिप्टो एक्सचेंज की बढ़ती रेगुलेटरी स्क्रूटिनी की वजह से है। जुलाई में अपबिट की मार्केट शेयर 5.8% बढ़ी, जो सभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज वॉल्यूम के 5.8% तक पहुंच गई। 14 जुलाई को कोरियन वॉन के मुकाबले XRP टोकन्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम $2.5 बिलियन तक पहुंच गया, जो प्रतिद्वंद्वियों के बीच सबसे बड़ा है। XRP वर्सेस SEC मुकदमे में जज टोर्स के ऐतिहासिक फैसले का उस अवधि के दौरान अपबिट के आधे से अधिक ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिए जिम्मेदार था। कंज्यूमर ट्रेडिंग वॉल्यूम में उल्लेखनीय गिरावट की कॉइनबेस की रिपोर्ट के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। अपने सेकेंड क्वार्टर की अर्निंग्स रिपोर्ट में सबसे बड़े US बेस्ड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ने खुलासा किया कि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में कंज्यूमर्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में क्रमश 70% और 54% की कमी आई है। कॉइनबेस ने इस गिरावट के लिए कई फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के टोटल मार्केट वैल्यू में गिरावट भी शामिल है। 2021 में मार्केट के पीक के बाद से क्रिप्टो करेंसी की एवरेज प्राइस में काफी गिरावट आई है और मार्केट में थोड़ी अस्थिरता रही है, जिससे बड़े रिटर्न्स की संभावना कम हो गई है। सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन मार्च के बाद से काफी हद तक स्थिर बनी हुई है, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट आई है। ब्लॉक इनकॉर्पोरेशन के लिए 2023 की सेकेंड क्वार्टर में बिटकॉइन की अल्फा क्रिप्टो करेंसी को अपनाना आवश्यक था। जैक डॉर्सी द्वारा स्थापित पेमेंट स्टार्टअप ने उत्कृष्ट परिणाम दर्ज किए, जिससे टोटल रेवेन्यू $5.5 बिलियन जनरेट हुआ। विशेष रूप से बिटकॉइन की सेल्स $2.4 बिलियन का एक बड़ा हिस्सा है। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में बिटकॉइन से संबंधित रेवेन्यू में आश्चर्यजनक रूप से 34% की वृद्धि हुई है। पूरे क्वार्टर में बिटकॉइन की कीमतें कम होने के बावजूद कस्टमर्स को बेची गई BTC की अमाउंट में वृद्धि बिटकॉइन रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट में वृद्धि का मेन फैक्टर था। ब्लॉक का कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट कैश ऐप कंपनी की रिमार्केबल रीसेंट रेवेन्यू ग्रोथ को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो गया है। इस प्रोग्राम ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में तेजी लाने के साथ साथ ऑनलाइन बैंकिंग के लैंडस्केप को भी महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।